दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वहाँ की लग्जरी लाइफस्टाइल, ऊंची इमारतें, दुबई मॉल, आइलैंड सामने आ जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि यार दुबई जाना है। लेकिन क्या आपको पता है 1950 के पहले ये सिर्फ एक गांव हुआ करता था और यह एक बिल्कुल बंजर जगह, धूल भरी मिट्टी और बहुत ज्यादा गर्म, इनफैक्ट पानी तक भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। और आज ये एक ऐसी जगह बन गई है कि दुनिया की सारी जगहों को इसने पीछे छोड़ दिया है। जहां कभी पानी नहीं था, आज उस जगह पर हर साल 144 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, इसी के साथ ही बड़े बड़े फव्वारे और नहरें तेजी से बह रही हैं। और जहाँ कभी रेतों के पहाड़ थे और आज वहाँ सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुबई बसा कैसे। अगर मैप में देखेंगे तो भारत से वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको यूएई दिखेगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं ने मिलकर एक देश बसाया, जिसे यूएई कहा जाता है। इसमें 7 राज्य हैं, जिसका नाम अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम क्वैन, फुजैरा और रसल खैमा है। लेकिन रसल खैमा कैसे यूएई का हिस्सा बना, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। दरअसल जब यूएई का गठन हुआ तो 7 राज्यों ने मिलकर यह तय किया कि अबू धाबी का राजा हमेशा राष्ट्रपति रहेगा और दुबई का राजा हमेशा प्रधानमंत्री। अब आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि इन्हें अमीरात क्यों बोला जाता है। दरअसल अमीरात एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अमीरों का शासन होता है। ये मुस्लिम दुनिया में राजाओं या उच्च पदाधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उपाधि है। सन 1833 में दुबई एक वीरान और बंजर शहर था। उस समय यहाँ पर बनी याज जनजाति, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में नाजदी मूल का एक जनजातीय संघ है। यहाँ इन लोगों ने आकर रहना शुरू किया। उस समय दुबई पर अबू धाबी का फुल कंट्रोल था और दुबई मछुआरों का गांव कहलाता था और वहाँ पर लोगों के पास मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। 1833 से ही दुबई पर अल मखतूम वंश ने शासन किया। अल मखतूम ने अबू धाबी का समझौता तोड़ दिया और बिना विरोध के अबू धाबी के राजा शेख खलीफा बिन शखबूत अल नायन से दुबई को वापस ले लिया। दुबई उस समय मछली पकड़ने से ज्यादा मोती के कारोबार के लिए मशहूर हो गया, लेकिन तब तक भी दुबई को एक गांव के तौर पर ही जाना जाता था। 19वीं सदी में दुबई की स्थापना सईद बिन मखतूम बिन हशर अल मखतूम ने की, जो कभी अबू धाबी का हिस्सा हुआ करता था। उनकी मृत्यु के बाद 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम जब दुबई के शासक बने तो दुबई की किस्मत ही बदल गई। उन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमचमाते हुए शहर में बदल दिया। जब शेख 1959 में यूरोप गए तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसा ही कुछ दुबई में करने का सोचा। दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाया। इसके बाद दुबई पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी, यानी कि अरेबियन गल्फ के दक्षिण पूर्वी तट पर दुबई स्थित है और उस समय यहाँ पर सिर्फ छोटी नाव ही रुक सकती थी। तब शेख ने इसे और गहरा और चौड़ा करवाया, जिससे बड़ी नाव और जहाज यहाँ पर रुक सके। इसके लिए उन्होंने सारा पैसा लगा दिया और उन्हें इसके लिए लोन भी लेना पड़ा और इस दौरान उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कोई भी उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाया। इसके बाद दुबई में बड़े बड़े जहाज आने लगे और दुबई के आसपास का बाजार काफी अच्छा चलने लगा और उस समय दुबई का गोल्ड मार्केट निकल पड़ा। इसके बाद शेख राशिद ने दुबई में एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिक लाइन, पोर्ट्स बनवाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा पैसा लगा दिया। इसको लेकर उनका हर जगह मजाक भी बनाया जाने लगा। 1966 में दुबई में जब तेल मिला तो शेख को लगा कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन पड़ोसी देशों के मुकाबले ये बहुत कम निकला। फिर शेख ने तेल से निकलने वाला पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगा दिया, जो कि एक तरीके से काफी बड़ा रिस्क था। 1968 की शुरुआत में अंग्रेजों ने ट्रूशल स्टेट्स छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रूशल स्टेट्स क्या होता है। दरअसल 1853 में अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे और वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए शेकडॉम इलाके का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ इस इलाके में लूटपाट होती थी। तो अंग्रेजों ने इस शेकडॉम इलाके में, जिसमें दुबई और अबू धाबी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शेकडोम क्या है, तो बताते हैं। शेकडोम उसे कहा जाता था जिस पर राजा, यानी कि शेख, अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे और दुबई भी इन्हीं में से एक था। तो अंग्रेजों ने अबू धाबी और दुबई के राजा से बात करके युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वो अंग्रेजों की सुरक्षा पर सहमत हुए ताकि उन्हें आगे किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उसके बाद शेकडोम का नाम बदलकर ट्रूशल स्टेट कर दिया गया
1971 में जब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम अल क्वैन और फुजैरा ने शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन रसल खैमा ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन शेख सॉक्र बिन मोहम्मद अल कासिमी जानते थे कि रसल खैमा अमीरात संघ का एक खास हिस्सा है। इसको लेकर 9 फरवरी 1972 को अल खैमा के शेख सॉक्र ने अमीरात के राजनीतिक नेताओं को एक साथ बुलाया और ये तय किया कि रसल खैमा को भी 6 अमीरातों के साथ जोड़ देना चाहिए, जिसके बाद ये 7 राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, यूएई। फिर शेख राशिद ने 1972 में पोर्ट राशिद बनवाया और इसकी सफलता को देखते हुए 1979 में एक और पोर्ट जबल अली बनाया। ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह था। जब इन सब चीजों का निर्माण चल रहा था, उसी समय जहाजों की मरम्मत के लिए दुबई ड्राई डॉक्स का भी निर्माण किया गया और इसी के बाद से दुबई की अमीरात चमकने लगी। जब पूरा देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे, तब उस समय शेख राशिद ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दुबई में कई सारे बंदरगाह बनवाकर तैयार किए और ऐलान किया कि दुबई का बंदरगाह जबल अली कमर्शियल फ्री जोन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल फ्री जोन, यानी यहां से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स नहीं देना होगा, जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स तक किसी को नहीं देना होगा। शेख राशिद का एक कदम गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद ये रूट सबका पसंदीदा बन गया और इसकी वजह से दुबई की 24% जीडीपी इससे आने लगी और दुबई को गांव से एक बड़ा शहर बनाने में मदद करने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट हुआ करता था। इसकी वजह थी पाकिस्तान एयरपोर्ट की लोकेशन। अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज तक को पाक से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन शेख राशिद चाहते थे कि सारी फ्लाइटें दुबई से होकर जाए, क्योंकि दुबई प्राइम लोकेशन पर थी। इसके लिए शेख ने एक के बाद एक कई रनवे बनाए और इन रनवे के निर्माण का फायदा ये हुआ कि सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइंस की उड़ानों के लिए ये फ्यूल भरने का स्थान बन गया। शेख ने 1885 में एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम था एयर एमिरेट्स, जिसके लिए दुबई ने पाकिस्तान को ज्यादा पैसे देकर फ्लाइट खरीदना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही पाकिस्तान का सारा बिजनेस दुबई डाइवर्ट हो गया और दुबई एयरलाइंस ने बाकी सभी एयरलाइंस को पछाड़ दिया। आपको बता दें कि शेख ने टूरिस्ट को ध्यान में रखकर दुबई को डेवलप किया है, जिससे वहां आने वाले लोग फ्रेंडली हो सके। पोर्ट और बिजनेसेस के कारण चारों तरफ के लोग यहाँ पर आना शुरू कर रहे थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पर्यटकों को जोड़ने के लिए पहाड़ों की ड्रिलिंग कराकर दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें और होटल बनवाना शुरू कर दिया और कई आलीशान होटल्स बनवाए। ऐसे में दुबई की कमाई शिप, फ्लाइट के साथ ही टूरिस्ट से भी होने लगी। शेख राशिद ने 1999 में दुबई का सबसे बड़ा होटल बुर्ज अल अरब बनवाया। ये उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था। इसे आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनवाया गया था। इस होटल बनवाने के बाद ही शेख राशिद की मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के शेख बन गए। फिर उन्होंने अपने पिता की तरह ही दुबई को और आगे ले जाने के बारे में सोचते हुए रेत पर एक से बढ़कर एक लग्जूरियस होटल और बिल्डिंग बनवाने के साथ ही रेगिस्तान पर कई द्वीप बनवाए। अब ऐसे में जहां ये सब निर्माण चल रहा था, वहां पानी की भी बहुत जरूरत थी। इसके लिए ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली लाई गई जिससे समुद्र का पानी पीने लायक बन गया और पानी की समस्या भी हल हो गई। बता दें कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। आज दुबई को टैक्स फ्री कर दिया गया, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। दुबई में 3 नवंबर 2023 तक 36.4 लाख की आबादी है, जिनमें से स्थायी अमीराती नागरिक केवल 3 लाख है। दुबई की इतनी खूबसूरती और सुविधाओं ने इसे पूरी दुनिया में एक फेवरेट प्लेस बना दिया है। दुबई में गोल्डन वीजा का भी कॉन्सेप्ट है। दुबई में गोल्डन वीजा उन व्यक्तियों को मिलता है जो दुबई की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल्स और स्पेशल कैपेबिलिटीज रखने वाले लोग। ये वीजा 10 साल के लिए होता है और आप इसे फर्दर रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये वीजा धारक को परिवार को साथ लाने और दुबई में काम करने की स्वतंत्रता देता है। गोल्डन वीजा प्राप्त करने के लिए निवेशक हाई स्किल्स वाले प्रोफेशन और इंटरनेशनल आइडेंटिफाइड पर्सन इसके लिए एलिजिबल होते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो दुबई में हाई प्राइस की प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, वो भी गोल्डन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीराती बिना कुछ किए ही करोड़पति बन जाते हैं और ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि दुबई के नागरिक खुश रहें। अगर आप किसी निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपए का टॉपअप भी मिलता है। ऐसे में अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि आपको जमीन चाहिए तो आपको जमीन भी मिल सकती है। दुबई के नागरिकों को कई तरह की नौकरी की प्राथमिकताएं और सब्सिडी मिलती है। एक अमीराती नागरिक बिना कुछ किए ही करोड़पति बन जाता है। ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि दुबई के नागरिक खुश रहें, क्योंकि अगर नागरिक खुश नहीं है तो लोग लोकतंत्र के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं।
दुबई को ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स यानी कि GPCI 2024 में दुनिया के 8वें और मिडल ईस्ट के पहले स्थान पर रखा गया है। दुबई ने अपनी नीति और विकास से साबित कर दिया है कि वह दुनिया का एक बेहतरीन शहर बन चुका है। और आपको बता दें कि हाल ही में कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दुबई आज लोगों की सबसे पहली प्रेफरेंस है जब बात लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बिजनेस हब और इन्वेस्टमेंट की होती है। तो अगर आप भी दुबई में अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो आपको माइस्टे रियल एस्टेट की टीम के पास जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको 1 करोड़ की स्टार्टिंग प्राइस में अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। इनके पास अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, विलास से लेकर प्लॉट्स और वेयर हाउसेस तक सब मिलेगा, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस पे। पूरी डिटेल्स मैंने कैप्शन में दे दी है। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।